बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 की, रिटर्न एज टू अलॉटमेंट। कि जब एक कंपनी शेयर अलॉट करती है, चाहे वो कैश में हो या अदरवाइज देन इन कैश हो या बोनस शेयर हो, तो सेक्शन 70 की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो 70 के सब सेक्शन 1 की ये है कि वेन एवर ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल make any allotment of its shares, the company shall within 45 days thereafter file with the registrar a return of allotment stating the number of shares and nominal amount of shares and such other particulars about the each allottee and the amount paid by each allottee. तो सेक्शन 70 के तहत एक रिटर्न फाइल करना होता है रजिस्ट्रार को, ये फॉर्म 3 कहलाता है। और उस रिटर्न के अंदर डिटेल देनी पड़ती है कि किन किन लोगों को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, उनके नाम देने पड़ते हैं, उनका CNIC नंबर, उनके एड्रेस, उनके नंबर ऑफ शेयर्स, उनको नॉमिनल अमाउंट और टोटल अमाउंट जो उनसे रिसीव हुआ एच अलॉटी से वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। 70 के सब सेक्शन 1 का बी ये कहता है कि इन केस ऑफ शेयर अलॉटेड एज पेड अप कैपिटल इन कैश, in case of share allotted as paid up in cash, submit along with the returns of allotment a report from its auditor to the effect that the amount of consideration have been received in full by the company and share has been issued to each allottee। यानी सब सेक्शन 1 ये कहता है कि रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न के साथ आपने ऑडिटर के सर्टिफिकेट को अटैच करना है। ऑडिटर करता है क्या है कि ऑडिटर जो है वो बैंक स्टेटमेंट देखता है और देखता है कि जी जो शेयर्स क्या कहते हैं आपने अलॉट किए हैं उनकी कंसिडरेशन जो है वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो गई है, रिसीव हो गई है कि नहीं हो गई है, और उसके एक सर्टिफिकेट वो इशू करता है। उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है और इस फॉर्म 3 के साथ वो एप्लीकेशन, वो जो ऑडिटर सर्टिफिकेट है वो अटैच करनी पड़ती है। अच्छा, अब ऑडिटर दो तरह के होते हैं। एक तो ऑडिटर वो होते हैं जो फॉर्म 29 जब कंपनी फाइल करती है एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ AGM, तो उसमें ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, तो वो ऑडिटर भी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होती, उसमें ऑडिटर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता। चाहे 3 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल हो अगर किसी कंपनी की, तो उसको क्या कहते हैं अलॉटमेंट, उसको ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। इन ऐसे केस के अंदर भी जो है ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। वो सर्टिफिकेट जो है अलॉटमेंट फॉर्म के साथ अटैच किया जाएगा। अच्छा, अगर सेक्शन 70 का जो के 1 का सबसेक्शन C ये कहता है कि अगर शेयर जो है अदरवाइज देन इन कैश हुआ हो अलॉट, तो अलॉटमेंट के साथ जो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा evidencing the transfer of non-cash asset of the company, or a copy of the contractual for technical and other services, intellectual property or other consideration, along with the copy of the valuation report verified in the specified manner for registration in respect of which the allotment was made। इसका मतलब ये कि अगर कोई शेयर अलॉट हुआ हो अदरवाइज इन कैश किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या अदर सर्विसेज के अगेंस्ट, तो उसके लिए फिर जो वैल्यूअर होते हैं, ऑथराइज वैल्यूअर, उनसे एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी होती है, और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो अलॉटमेंट फॉर्म के साथ अटैच की जाएगी ताकि शो हो सके कि जी इसकी इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू क्या है और वेदर ये जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो उनकी कंसिडरेशन को कवर करती है कि नहीं करती है। और ये भी क्या कहते हैं रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। सबसेक्शन D
70 के 1 का डी ये कहता है, डी का 1 ये कहता है कि अगर बोनस शेयर आपने इशू किया है, इन केस ऑफ द बोनस शेयर्स, a return stating the number and nominal amount of such shares comprised in the allotment and the particular of the allotee together with the copy of resolution authorize the issue of such shares. यानी अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो आपको जैसा कि मालूम है कि बोनस शेयर जो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं और उनके जो शेयर्स के प्रोपोर्शन से ही इशू होते हैं। तो अगर बोनस शेयर इशू किया है, आपने कोई कंसिडरेशन किया है शेयर होल्डर से नहीं ली है, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जमा कराएंगे जिसके अंदर क्या कहते हैं पता लग सके कि जी बोर्ड ने इसको ऑथोराइज किया है और क्या फार्मूला डिवाइस किया गया है बोनस के शेयर को इशू करने के लिए। इसी तरह 70 के सब सेक्शन 1 के डी का 2 ये कहता है कि अगर आपने शेयर डिस्काउंट में इशू किए हैं तो क्या होगा। इन द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, a copy of the resolution passed by the company authorizing such issue, and where the maximum rate of discount exceeds 10%, a copy of the order of the commission permitting the issue at the higher percentage. यानी अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया है तो एक कॉपी लगाएंगे आप जो रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया है कि जिसमें ऑथराइज किया गया हो, और अगर आपने 10% से ज़्यादा डिस्काउंट दिया है शेयर के ऊपर तो कमीशन की परमिशन लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सारे केसेस के अंदर जैसे यूबीएल इंश्योरेंस ने एक ज़माने में 60% डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू किए थे, तो 10% ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो कमीशन को रीज़न सबमिट करना पड़ता है कि ये मैटर ऑफ लास्ट रिजॉल्ट है, कंपनी के पास क्या कहते हैं कोई एवेन्यूज़ नहीं है इसके अलावा रिसोर्स को जनरेट करना। शाइन इंश्योरेंस ने भी इसी तरह से क्या कहते राइट शेयर इशू किए थे, क्रिसेंट स्टार ने इशू किए थे, बहुत सारी कंपनीज क्या कहते करती हैं, तो वो क्या कहते हैं आपको जमा कराना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट इन द circumstances of any particular case the period of 45 days as specified in subsection 1 for compliance with the requirement of this section is inadequate, he may extend the period as he thinks fit. If it does not so, the provision of subsection 1 shall have the effect in that particular case, and if the said period of 45 days, the extended period allowed by the registrar were substituted. यानी कि बाद वक़्त प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो जाती है, जैसे शाइन इंश्योरेंस या क्रिसेंट स्टार या क्या कहते हैं और कंपनीज जब एसएससी के पास आई कि जी ये शेयर इशू करना है, डिस्काउंट जब इशू करना है, मैटर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट है, बैंक भी क्या कहते हैं मैं लोन नहीं दे रहा, जनरल पब्लिक में भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि हम शेयर इशू कर सकें, और फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कि शेयर होल्डर जो है वो पार वैल्यू पे शेयर भी लेने के लिए तैयार नहीं, और हमारे लिए मजबूरी है कि हमें शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो कमीशन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड करती है। तो फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जी 45 डेज़ के अंदर कंप्लाइंस मुश्किल हो जाती है, तो उसकी भी क्या कहते हैं परमिशन क्या कहते हैं लेनी पड़ती है रजिस्ट्रार से, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो तो वो 45 डेज़ को एक्सटेंड कर देता है। पर जो अगर वो एक्सटेंड कर दे तो जो एक्सटेंडेड पीरियड होगी वही पीरियड क्या कहते हैं उस पर अंदर सबमिट करना होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात है कि ये जो सारे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की क्या कहते हैं बात हो रही है, ये नोट करने की ज़रूरत है कि जब कोई नई कंपनी फॉर्म होती है तो उसको इस फॉर्म को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या कहते हैं बनते हैं, तो उससे के थ्रू ही क्या कहते हैं शेयर इशू होते हैं। ये फर्दर इशू के लिए बेसिकली रिटर्न टू अलॉटमेंट है, और अगर कोई वायलेशन हो जाए इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए तो लेवल 1 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी इस पर इम्पोज होती है। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो रिलेट करता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन रिटर्न टू अलॉटमेंट्स के हवाले से, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट लॉज एंड द प्रैक्टिशनर्स एंड द फाइनेंस मैनेजर एंड CFO, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर का पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको ये मालूमाती वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।